बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी हों महफूज हों। और शुरू करते हैं आज का दिन। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा प्लेजेंट मौसम है और लाहौर में तो बारिश नहीं हुई लेकिन इस्लामाबाद में बारिश हुई है। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कि मार्च बड़ा ऐसा ही गुजरेगा, क्योंकि महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शंस थी इस हवाले से वेदर को लेकर कि मौसम अच्छा ही रहने वाला है मार्च में, लेकिन इस कदर अच्छा रहेगा, इतना प्लेजेंट रहेगा, ये हमने नहीं सोचा। और अभी भी पेशगोइयां मौजूद हैं कि अप्रैल में भी बारिशों का सिलसिला होगा, लेकिन कहीं कहीं ये जो रहमत है जहमत भी बन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए कि बारिशों की वजह से 17 जो हैं अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर भी आप हैं महफूज तरीके से इस वेदर को एंजॉय कीजिए। लाहौर में इस वक्त वेदर ऐसा लग रहा है कि मार्च में भी दिसंबर चल रहा है। हाँ, और जो अगला स्पेल आ रहा है बारिशों का, उसके लिए हम बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहमत वाली जो बारिशें हैं वो बरसाएं, वो किसी के लिए जहमत ना बने। इसके साथ साथ आज एक्सप्रेसो में मौसम पर तो बात करेंगे ही करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी चल रही है जो खित्ते की सूरत हाल है, उस पर हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन एक मुतनाज़े एक्स पोस्ट पर जो नसीम शाह को जुर्माना हुआ है, बड़ा भारी भरकम जुर्माना हुआ है, उस पर भी हमने बात करनी है। और सिंगर भी हमारे साथ आज एक्सप्रेसो में मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। पूरा प्लान है हमारे पास, आपका दिन बहुत ही अच्छा बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखना, इसलिए शो का आगाज़ उसी से करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त ईरान अमेरिका जंग जो है वो 32वें रोज़ में दाखिल हो गई है और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशा है। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में 4 वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें आपने देखा कि खित्ते की सूरत हाल, अमन व अमान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ भी सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मईशत, तवानाई और खित्ते की सूरत हाल पर अहम मुशावरत की गई। और ऐवान सदर में इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सूबाई वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत शामिल थी। विफाकी वज़रा, कौमी सलामती के मुशीर और दीगर हुक्काम भी इसमें शरीक हुए थे। इजलास में तेल और गैस की फराहमी पर दबाव, तवानाई की बढ़ती कीमतों और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया गया। सूबाई हुकूमतों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि महंगाई पर काबू पाना, ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाना और अवामी मुश्किलात कम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। जी हाँ, और इसी इजलास की अगर बात करें तो खित्ते की मजमूई सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मैशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर जो मुमकिन असरात हैं उसका भी जायज़ा लिया गया। और हुक्काम ने यह कहा कि आलमी बहरान के बावजूद जो ईंधन की फराहमी है उसमें कोई तातुल नहीं आया। मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए वाफर ज़खायर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास को हुकूमत की जो फ़ाल सफारती कोशिशें हैं उससे आगाह किया। अपने जो आइंदा दौरा बीजिंग है उसके हवाले से भी अपडेट किया, ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ये हिदायत की कि अशियाए ज़रूरिया और बुनियादी सहूलियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा जो है वो कम किया जाए। वो बोझ कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए चैलेंजेस का मुकाबला किया जाएगा और मुतालिका इदारे मईशत, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में मुकम्मल हम आहंगी के साथ ये फैसले करेंगे। और आवाम को ईंधन के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग से मुतालिक आगाही भी दी जाएगी। और उधर तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि ईरान ने मुज़ाकरात में बाज़ अमरीकी निकात मान लिए। ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले मुआहिदा चाहते हैं और ईरान से मुज़ाकरात मस्बत समत में जारी हैं। ईरान जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है, उनकी जानिब से बताया गया। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो नताइज संगीन होंगे। ईरान जंग में सिफारतकारी को तरजीह दे रहे हैं। कैरोलिन लेविट की आपने गुफ्तगू सुनी। दूसरी जानिब अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम को ख़त्म करने पर आमादा है, चाहे आबनाए हुर्मज़ बंद ही क्यों ना रहे। इसी पर हमने बात करनी है। शौकत बराचा साहब, सीनियर तजज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। शौकत साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, कभी हाँ कभी ना की कैफियत है ट्रंप की, और कभी वो सुनाई ये देते हैं कि वो जंग ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं, कभी इसको बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं। क्या हो रहा है असल में? जब आपके जंगी प्लान क्लियर ना हो, जब आपकी पॉलिसी क्लियर ना हो, और फिर जब आपके पास पोस्ट वॉर जो सिनेरियो है उसकी क्लैरिटी ना हो। सदर ट्रंप साहब तो कह रहे थे ना कि जी 2 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि आमेज के ईरान अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। उनका ख्याल था कि बस 1-2 दिन की स्ट्राइक्स के बाद
ईरान बिल्कुल नी डाउन हो जाएगा और ईरान की जो कौम है वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ उठ खड़ी होगी। जब ये प्रजम्पशन थी ज़हन में, और इसी प्रजम्पशन को जो ईरान के अंदर लीडरशिप को ख़त्म करने और वहाँ की आवाम को एक तरह का इस मौजूदा डिस्पेंसेशन के खिलाफ करने के लिए, आपको याद है दिसंबर और जनवरी में भी वहाँ पर मुजाहरे करवाए गए। बाकायदा तौर पर सारी चीज़ें सामने आ गई कि किस तरह उनको इंजीनियर किया गया और किस तरह उनको आगे बढ़ाया गया। तो ये जो है ना, कभी हाँ कभी ना, कि जंग बंद कर देंगे, कहा कि रजीम चेंज कर दी है। अब रजीम चेंज करने का मकसद अगर चंद अफराद को शहीद करना है तो फिर तो वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन रजीम चेंज करने का जो कोनोटेशन होता है वो तो ये होता है कि जो पूरा सेटअप है आप उसको तबाह बर्बाद कर दें, एक नए लोग आ जाए, नई क़यादत आ जाए। जैसे ये रूमर थी कि रज़ा शाह पहलवी का बेटा आ जाएगा और ये मौजूदा जो क़यादत है ये सारी फारिग हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सका। लिहाजा अब ये एक्सक्यूजेज हैं कि जंग हमने 5 दिन बंद करनी है, हमने पावर प्लांट्स पे उनके जो तनसीबात हैं प्लांट्स पावर वाली उनको नहीं हिट करना। अब सब कुछ हो रहा है, यानी उनके बिजली घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनके स्टील प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो मिलिटरीली पॉसिबल था। और अब आपने हुर्मुज के लिए कहा कि जापान आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, यूरोपियन यूनियन आ जाए, बरतानिया आ जाए, कोई भी नहीं आया। तो सच एन अनपॉपुलर वॉर, वो फिर मुजाहरे शुरू हो गए, 70 शहरों में मुजाहरे, खुद अमेरिका में शुरू हो गए इस जंग के खिलाफ। तो इस जंग को सूनर और लेटर सदर ट्रंप जितना जल्दी बंद कर दें, वो उनके लिए भी बेहतर होगा, दुनिया के लिए भी बेहतर होगा। दुरुस्त पराची साहब, जो सिचुएशन है इसमें जिस तरह से आपने कहा कि वो दावत तो दे रहे हैं कि सभी आ जाएं, लेकिन उनकी जानिब से यही बयानात सामने आ रहे हैं कि जिसकी जंग है वो खुद ही लड़ें। दिसंबर में बयान सामने आया था उनकी जानिब से। तो पराची साहब, ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि खत्ते की सूरत हाल, एक तरफ सदर ट्रंप जो है वो शायद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ईरान इस हद तक खड़ा होगा जिस तरह आपने भी जिक्र किया। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ निकात जो हैं वो ईरान ने मान लिए हैं और अभी भी सदर ट्रंप जो हैं वो 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले मुआहिदा चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? बिकॉज अगर अभी हम देखें इस सिचुएशन में तो जो जीत की तरफ होता है उसी की बात मानी जाती है और मुज़ाकरात भी उसी की मर्ज़ी से किए जाते हैं, टेबल टॉक भी उसकी मर्ज़ी से की जाती है। तो ईरान इस वक्त हमें उस पोजीशन में दिखाई दे रहा है। जो सुपर पावर सिंड्रोम है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, यानी बहुत बड़ी ताकत, और अमेरिका नो डाउट सोवियत यूनियन के फॉल के बाद वो बड़ी पावर रहा है, सोल सुपर पावर अपने आप को समझता रहा है। जब ये डिसएंगेज करती है सुपर पावर, कहीं से निकलती है, तो उसमें भी बहुत सारा वक्त लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम वॉर इतनी अनपॉपुलर थी बट दे टुक टाइम, वो एक डेकेड लग गया पूरा। सोवियत यूनियन को भी मालूम हो गया था कि हम 84-85 में हम अफगानिस्तान से हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन वो 90 तक चले गए। खुद अमेरिका, नेटो, आईएसएफ वाले हमारे सामने अफगानिस्तान में आए, 20 साल बैठे रहे, यानी जिन तालिबान को डिसमेंटल करने के लिए आए थे, बाकायदा मुआहदा करके उन्हीं अफगान तालिबान के हाथ में इक़्तिदार दे के चले गए, जो अब हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं कि वहाँ उन्होंने दहशतगर्दों को पनाहगाहें दी हुई हैं। इसलिए जो नजर आ रहा है वो अगर 100% ऐसा ही हो तो फिर भी ये नहीं है कि ओवरनाइट जो है वो कोई हम ये मिरेकल तो देख सकते हैं, और सदर ट्रंप की तबीयत ऐसी है कि पता नहीं वो किसी वक्त क्या ऐलान कर दे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो टेबल पे जीत रहे हैं, ईरान जीत रहा है फील्ड में और वो टेबल पे भी जीत जाए। कोशिश अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से जो हुई है, जो नुकात ईरान को दिए गए 15 नुकात, और जिसमें स्टीव विटकॉफ ने कंफर्म भी किया कि पाकिस्तान के जरिए हमने ईरान के हैंडओवर किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो एफर्ट है उसको सपोर्ट भी मिली है। अभी जो 4 मुल्की वज़राए खारजा इजलास परसों था इस्लामाबाद में संडे को, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मुस्लिम दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान की पीस एफर्ट्स हैं, उनको तो सपोर्ट किया गया इन मुस्लिम ममालिक की तरफ से। फिर चाइना की वजारत खारजा की तर्जमान बाओनिंग ने कल जो बयान दिया वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के उस स्टैंस और पाकिस्तान की एफर्ट्स को
100% सपोर्ट कर रहा था। दो बातें थी उसमें, एक ये था कि जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है हम मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट करते हैं, और इस हवाले से जो चीन की मदद दरकार होगी चाइना ने भी अपने आप की अपनी मदद पेशकश कर दी है। इस हवाले से आज इसहाक डार साहब की वहां पर मुलाकात भी होगी चीन। तो यही पराचा साहब यही पूछना चाह रहे थे, इसहाक डार साहब की जो मुलाकात है कितनी अहमियत की हामिल है इस पूरे माहौल में, जब वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी हुआ और अब वो चीन भी रवाना हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ट्रंप का भी प्लान था चीन का दौरा करने का, लेकिन कितना मशकूक लग रहा है कि अब वो ऐसा कर पाएंगे जबकि मुल्क जंग की हालत में है। नंबर 1 जो इसहाक डार साहब का दौरा है, आज हमारे से पहर वहां पर मुलाकात होगी चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ। इसके दो पहलू हैं। नंबर 1 कि दुनिया में कुछ हो जाए, इस खित्ते में कुछ हो जाए, पाकिस्तान और चीन हमेशा यकसा मौक़िफ़ रखते हैं, और उसके लिए जो कंसल्टेशन है वो ज़ाहिर है ये नहीं है कि अब इसहाक डार साहब जाकर वहाँ बात करेंगे, बल्कि जो उधर एम्बेसी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के सफ़ीर वो भी वहाँ मसलसल राब्ते में रहते हैं, और यहाँ जो चीन के सफ़ीर हैं हिज एक्सेलेंसी जियांग ज़ाइडोंग, वो इसहाक डार साहब से भी पिछले हफ्ते मिले और उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ। मीन के कंसल्टेशन जारी रहती हैं। तो नंबर 1 कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जितना भी ये मसला है, पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड है, एक तो कंसल्टेशन हो जाएंगी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, और दूसरा इसका अहम पहलू है कि इस खित्ते में पीस, अमन का क़याम। चीन भी इसी खित्ते में है, पाकिस्तान तो ईरान का नेबर है। जंग अगर खुदा न खास्ता फैलती है, मशरिक़ वुस्ता की तरफ जाती है या दीगर डायरेक्शन में जाती है, तो चीन का भी उतना ही स्टेक है जितना पाकिस्तान का है। तो इसलिए ये मिलकर जो दूसरा एलिमेंट है एफर्ट्स को आगे बढ़ाना। ट्रंप का तो कल ही व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि उन्होंने जाना है चीन, पहले अप्रैल में जाना था, अब 14 मई की उन्होंने डेट दी है। तो 14 मई तक तो जंग होपफुली खत्म हो जाएगी, हम यही तवक्को रख सकते हैं। अच्छा पराचा साहब, हम पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर, कितना मस्बत और किस कदर ज़बरदस्त सिफारतकारी है, कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है। एक तो पहले क्वाड टॉक्स को होस्ट किया जिस तरीके से हमने, और उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं वी आर जस्ट अ ट्वीट अवे। जिस तरह से सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है उसे रीट्वीट किया, फिर इसहाक डार साहब का ट्वीट जो है उसे रीट्वीट किया, और जो करंट सिचुएशन में जो पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है किस कदर ज़बरदस्त रोल है, इसके ऊपर एक तो आई वुड लाइक यू टू कमेंट। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो कोशिशें इस वक्त चल रही हैं, क्या इससे तब्दीली आ जाएगी और वाकई जो मुज़ाकरात हैं, जो मुआहिदा है वो हो जाएगा जल्द? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जो असल बात तो यही है ना, क्या पाकिस्तान की कोशिशों से जंग बंद हो सकती है, यही एफर्ट हो रही है। और इसके लिए हर दूसरे दिन इसहाक डार साहब जो की एक्टर्स हैं इस तनाज़े में, उनके साथ रब्ता भी करते हैं। फिर अमेरिका ने खुद भी कह दिया, सदर ट्रंप ने भी कह दिया कल जो बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के जरिए कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन सिर्फ सदर ट्रंप ही नहीं कह रहे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ नहीं कह रहे, मार्को रूबियो जो है हेगसेथ नहीं कह रहे, बल्कि ईरान की क़यादत भी कह रही है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात हुई थी ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ सैटरडे को, वो 1 घंटे से ज्यादा वो उसका दौरानिया था। और ऑब्वियसली उसमें यही जो अमेरिकन प्रपोजल हैं या ईरान की काउंटर प्रपोजल हैं, इन्हीं पे डिस्कशन जारी रही। या फिर 4 वज़ीर ख़ारजा का इजलास इतवार को, उसमें भी पाकिस्तान के इस एफर्ट को बाकायदा तौर पर, मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से कह रहा हूँ, इन तीनों जो मेहमान वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान की एफर्ट को उन्होंने एंडोर्स किया। चाइनीज एंडोर्समेंट आ गई कल उनकी तर्जमान की तरफ से, आज मुज़ाकरात हो जाएंगे। तो होपफुली अमेरिकन भी बहुत हो गए ना। साहब एक एंडोर्समेंट नहीं आई, एक एंडोर्समेंट नहीं आई और वो ईरान की जानिब से नहीं आई कि वो इस टॉक्स का हिस्सा थे। नहीं, बात यह है कि टॉक्स का हिस्सा, अगर वो सवाल ऐसे हुआ कि आप डायरेक्ट टॉक्स में हैं या नहीं है,
अदरवाइज तो मैं जो बता रहा हूँ कि ईरान के सदर ने भी ये बात की, ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास इराक्ची ने भी बात की कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले में एक किरदार अदा कर रहा है। सदर पेजेश्कियान के साथ तो वजीर आजम का, यही तो मैंने आपसे बात की कि 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई और उसमें यही जो की प्रपोजल हैं, आप डिमांड्स कह रहे हैं, तजवीज़ कह दें, आप रिकमेंडेशन कह दें, जो भी कहना चाहें, वही सदर पेजेश्कियान के साथ डिस्कस किया गया। यही तो सारी चीज है जिसकी बुनियाद पर देखें ना, पाकिस्तान के जहाजों को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। 20 जहाजों का उन्होंने परमिशन दिया है, एवरीडे 2 जहाज वहां से गुजरेंगे। ये सारा इस वजह से है कि पाकिस्तान का एक ईरान के सामने भी एक माशाल्लाह हम सब के लिए बायस फख्र होना चाहिए कि ईरान के साथ भी पाकिस्तान का वकार रहा है और अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान का वकार बना है खित्ते में। जी और पाकिस्तान की कोशिशें डेफिनेटली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रंग लाएंगी। शौकत पराची साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे खित्ते की सूरत हाल पर और पाकिस्तान के जो इकदाम हैं उस पर। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है और आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ दौड़ने की नहीं है बल्कि नाकाबिले यकीन जज्बे की दास्तान है। पाकिस्तान रोड रनर के बहादुर एथलीट अमीर हमजा, जो कि यूएई में बतौर लेबर वेल्डिंग काम करते हैं, उन्होंने दुनिया की मुश्किल तरीन ट्रेल रेसेस में से 170 किलोमीटर की खतरनाक इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लेकर न सिर्फ खुद को आजमाया है बल्कि पाकिस्तान का सब्ज परचम भी सरबुलंद किया है। कई घंटों की मुसलसल बर्फीले मौसम, तेज बारिश, आंधी तूफान, धुंध, जानलेवा रास्तों का मुकाबला करते हुए बगैर मुकम्मल तैयारी के और अनफेमिलियर ट्रैक के उन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया है वो वाकई काबिल तहसीन है। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये एक जंग थी। सर्दी से, थकन से, चोटों से बुरा हाल था, हालात ख़राब थे और 2 बार गिरने के बावजूद, रास्ता भटक जाने के बावजूद और शदीद मौसमी ख़तरात के बावजूद अमीर हमजा ने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्होंने गैर रस्मी तौर पर 170 किलोमीटर से ज़्यादा फासला मुकम्मल किया और अपनी एज ग्रुप में टॉप पर भी रहे। 100 मील से ज़ायद मुकम्मल करने पर उन्हें मेडल से भी नवाजा गया। जी हाँ, मज़ीद ऐसी कई शानदार कामयाबियाँ वो दयारे गैर में हासिल कर चुके हैं और उनकी कामयाबियों का अहवाल उन्हीं से जानते हैं। अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर हमजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी मुश्किलात और इतनी ख़तरनाक रेस में आपने हिस्सा लिया, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पाकिस्तान पाकिस्तान रोड रनर का, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान रोड रनर ने, क्योंकि मुझे नहीं था मालूम, मेरे पास इतना टैलेंट था, इतना नहीं था। जिस पे हमारे जो पाकिस्तान की रोड रनर, उन्होंने मेरे में जो जज्बा देखा, जो मेरे में जो परफॉर्मेंस देखी, इन्होंने मेरे जज्बे को आगे रख के इन्होंने मुझे आगे सपोर्ट किया। मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे बात करते हैं जब आपकी जो इवेंट का जो आप बोल रहे कैसा मुश्किल कैसा नहीं था, मैं इसके बारे में आपको बात करता हूँ। वैसे ये 170 किलोमीटर एक चैलेंज था, इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे टेक्निकल रास्ते थे, तो मैं इसके बारे में आपको बताता, जो बहुत सारे टेक्निकल रास्ते थे, बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी मुश्किलात आई थी मुझे। मैं बहुत सारा रास्ते में गिरा था, बस बहुत रास्ता में भूला भी था, तो बहुत मौसम भी खराब था, वेदर भी नहीं था ठीक, तूफान था, पहाड़ों में डेजर्ट था। तो सर बस मेरे अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था। मैं सोचता बस मैंने ये चैलेंज अपना पूरा करना मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। मेरा वो चैलेंज था, मैं जो अपना चैलेंज लेके आगे चला हूं। मेरा राइट हमजा, आप यूएई में मजदूरी करते हैं, इतनी सख्त जॉब है, उसके बावजूद आपने रनिंग का शौक कैसे इख्तियार कर लिया? जी मैं आपको बताता जो मुझे रनिंग का कैसे शौक है। मेरा बचपन से ना शौक था कि स्पोर्ट्समैन बनने के, क्योंकि जिससे मेरा एक घरेलू हालात की वजह से, मोहब्बत की वजह से मुझे ना स्पोर्ट मिली थी, ना मैं कुछ स्पोर्ट्स में बन नहीं कर सका। मैंने वैसे कोशिश बहुत की है स्पोर्ट्समैन बनने की, पर नहीं था बन सका, क्योंकि घरेलू हालात से बहुत जल्दी जाती जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई थी। तो जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान मार्शल आर्ट भी की थी, ब्लैक बेल्ट था। मेरे जो मार्शल आर्ट का कोच है सर दनान गुजर, तो वो मेरे कोच थे। तो मैं मार्शल आर्ट करता, ब्लैक बेल्ट था, मैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर था। मेरा शौक था इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, मुझे कोई आगे निकलने का चांस नहीं था मिलता। मैं उसके बाद दुबई में आया, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मेरे पे ज्यादा थी। मैं फिर उसके बाद दुबई आके मैंने पाकिस्तान के
रोड रनर, कुछ ऐसे इवेंट मैंने देखे जहाँ पे मुझे अपनी पाकिस्तान के ग्रीन शर्ट नजर आई है। मैंने इनको देख के इनके पास गया, इनसे पूछे, इनसे बातचीत की और इनको देख के मेरा हौसला अफजाई और बढ़ा है। मैंने सोचा अगर ये जॉब करके रात को अपना टाइम निकाल के ट्रेनिंग कर सकते हैं, मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट भी है जो मैं अपना शो क्यों ना करूं। मैं तो फिर इनको देख के मेरे अंदर जज्बा है, मुझे हौसला भी मिला। मैंने फिर पाकिस्तान जो टीम है ना वो ज्वाइन की है। मैंने सन 2025 में ये ज्वाइन की थी, 25 के स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन की थी। तो मैं 1 साल रनिंग करता रहूं, परफॉर्मेंस करता रहूं, दिखाता रहूं, मेहनत करता रहूं। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अपनी मेरी मेहनत का मुझे सिला दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी PRR की टीम का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जो कुछ ऐसे मेंबर ने जिन्होंने मुझे मेरे अंदर हौसला देखा, मेरी हिम्मत देखी, मेरा जज्बा देखा, जिन्होंने मेरी बातों की वजह से इतनी बड़ी 2 रेसें करवाई है। क्योंकि 2 रेसें इतनी बड़ी कोई ईजी नहीं थी, बहुत सारा पैसा लग रहा है। एक रेस होता है एक प्लान के मुताबिक, उसमें हमको बहुत कुछ अपना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है, जिस वजह से मेरे पास नहीं थी पेमेंट, मैं तो नहीं था। राइट और आप इस चीज़ की, इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किलात आपके आगे नहीं आ सकती, आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ज़बरदस्त आपने अभी तक की जो कारकर्दगी अपनी शेयर की। हम ये जानना चाहते हैं कि अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आपकी अमीर हमजा, और कितनी रेसेस में आपने अभी तक पार्टिसिपेट किया है, कितने मेडल्स अपने नाम किए? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे इवेंट किए, बहुत सारे मैंने देखिए मेरे जो अभी मेरे पास जो मेडल है ये देखिए 1 माइलर 170 किलोमीटर का ये उसका मेडल है। उसके बाद ये देखिए ये मेरा 10K का गोल्ड मेडल है, ये भी 10K का गोल्ड मेडल है। उसके बाद मेरे सिल्वर है, ब्रोन है, मेरे पीछे लगे हुए हैं ब्रोन सिल्वर, आपको शायद नजर आते होंगे। तो मैंने हाफ मैराथन 10K मैंने ली है। इसके बाद ये मेरा मेडल है लास्ट वन स्टैंडिंग जो कल्पा में हुई थी 24 घंटे वाली रेस, उसमें मैंने टॉप 10 में मेरी 10वीं पोजीशन आई थी, जिसमें बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे खतरनाक, बहुत सारे फास्टर एथलीट थे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मेरे साथ तो कुछ ऐसी मुश्किलात आई थी, मैं एक दफा हार मान गया था, पर मैं नहीं था चाहता मैं अपना पाकिस्तान का नाम नीचे गिरने दूं, क्योंकि मेरे जोश था, मैं सोचता मैं अपना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। मैं पर हिम्मत करता रहा, सारी रात रोता रहा, दिन भी रोता रहा, मैं हिम्मत करता रहा। फिर अल्लाह ने आया लास्ट में मुझे कामयाबी दे दी, मेरा टॉप 10 में 10वीं पोजीशन आई थी। तो मेरे पास टोटल 6 साल मेरे पास गोल्ड मेडल, उसके बाद मेरे सिल्वर है, ब्रोन है, तो मेरे पास मेडल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी से लेके बड़ी रेस तक मैं जो है ना रेस करता हूँ। मैं तो कोई भी रेस छोड़ता नहीं, जो भी जितनी बड़ी बड़ी रेस हो वो करना। राइट थैंक यू वेरी मच हमजा, हमसे गुफ्तगू करने के लिए और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके अहदाफ हैं, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो मुकम्मल हों। और ये ना देखिए कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसा लोहा मनवाते हैं अपना। हालांकि वेल्डिंग का काम, लेबर का काम अच्छा खासा मुशक्क़त वाला होता है, उसके बाद आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा मुशक्क़त वाली है। यानी कि आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानियों से, सिफारतकारी हो, कारकर्दगी हो, परफॉर्मेंस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी। पाकिस्तानी हर कदम पर आपको मायूस नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे जिसका आपने भी सोचा ना हो। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और जी आगाज़ में हमने मौसम का जिक्र किया था और आपसे कहा था कि हम तफसील से भी बात करेंगे, तो अब ज़रा तफसील से बात करते हैं मौसम के हवाले से। अब बताया जा रहा है कि मजबूत मगरबी हवाओं का एक जो सिस्टम है वो 1 अप्रैल से मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। सिस्टम के असरात 1 अप्रैल से सिंध में बारिश की सूरत में नज़र आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश का इम्कान जाहिर किया है। क्या मौसम पैटर्न तब्दील हो रहा है, इस वजह से मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, या बारिशों का सिलसिला जल्द ख़त्म हो जाएगा और गर्मी शुरू हो जाएगी? अप्रैल हमारा कैसा गुजरना है, अप्रैल में कब तक ये बारिशों का जो हालिया स्पेल जिसका बताया जा रहा है जो दाखिल होगा वो कब तक रहेगा, गर्मी का दौरानिया कैसा होगा, इन सब चीज़ों पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए इरफान ब्रिक साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? जी शुक्र। इरफान साहब सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो नया स्पेल आ रहा है इसका दौरानिया क्या होगा और शिद्दत क्या होगी? देखिए ये जो नया स्पेल है ये कल किसी वक्त भी, ख़ास तौर पे कल इवनिंग में जो है ना ये बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएगा। और इसमें जो अगले आने वाले 2 से 3 रोज़ होंगे, ख़ास तौर पे 2, 3 और 4 अप्रैल की जो तारीखें होंगी, इसमें ये बालाई इलाकों समेत
जो हमारे जनूबी इलाके होंगे वहाँ पर ये बारिश करेगा। ख़ास तौर पे जो हमारे वस्ती पाकिस्तान के वस्ती इलाके जितने, जिसमें जनूबी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध के इलाके होंगे, इसमें जो है हम इस स्पेल में बाज़ इलाकों में अच्छी बारिश देख रहे हैं। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी जो है वो इसमें मुतवक्किल है। इरफान साहब, कोई जो शहर हैं इनमें सैलाबी सूरत हाल तो नहीं पैदा हो सकती? ये जो हमारे शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के जो इलाके होंगे, जिनमें योब, बार खान और जाफराबाद, नसीराबाद, इसके अलावा लोरालाई, ये जो इलाके होंगे, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा डीजी खान के जो हिल टोरेंट्स हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश से जो है वो नदी नालों में तुग़यानी आने का अंदेशा है। अच्छा, इसके अलावा जो KPK के इलाके होंगे, वहाँ पर भी बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। KPK के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब में और कराची में क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, पंजाब के जो इलाके होंगे, जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं, यहाँ पर आंधी आ सकती है। बाज़ इलाकों में जो है ना ओले भी पड़ सकते हैं, यालाबारी का भी इम्कान हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चंद एक इलाकों में होगा। और जो ज़्यादातर इलाकों में जो है ना वो बारिश भी है। जो बलाई पंजाब के इलाके होंगे, जिसमें लाहौर समेत गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात, फैसला, ये जितने भी इलाके, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इस स्पेल में जो है वो बारिश हो जाएगी। जबकि जो सिंध के इलाके होंगे, इसमें बलाई सिंध, सखर, रोड़ी और दादू जो मगरबी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश है। और 2 और 3 तारीख को हम कराची में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी बारिश हो जाएगी और इसमें जो है वो आंधी के साथ होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी। सही है। अच्छा सर, क्या 2026 में भी हम देखेंगे कि मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी? क्योंकि 2025 में हमने देखा कि मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हुई, मामूल से ज़्यादा गर्मी भी थी। क्या इस बार भी यही एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, अभी जैसे अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल का आपका कुछ दिन जो है, पहला हफ्ता जो है ना वो अच्छा गुजरेगा, लेकिन जैसे धूप निकलना शुरू हो जाएगी तो उसमें टेम्परेचर्स जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो अप्रैल और मई के जो 2 महीने होते हैं, ये गर्मी वाले होते हैं और इन्हीं महीनों में हीट वेव्स भी आया करती हैं। अप्रैल में भी 1 या 2 हीट वेव आ जाया करती हैं, लेकिन अभी फिल वक्त हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहला अशरा होगा अप्रैल का, इसमें कोई हीट वेव का चांसेस नहीं है। राइट। तो इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि दिन भी बढ़ता चला जा रहा है और अब तकरीबन 7 बजे को टच करना शुरू हो गया, जब हमें आहिस्ता आहिस्ता रोशनी जाती हुई दिखाई देती है। तो इसके हवाले से भी बताएगा, इक्विनॉक्स के हवाले से, कि अब दिन बढ़ते चले जाएंगे, मजीद बढ़ेंगे? देखिए, जो मार्च का महीना होता है, इक्विनॉक्स जो होती है, जो हमारे पास इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। दिन के जो टाइमिंग होती है, जो रात की जो टाइमिंग होती है, वो बराबर हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है ना वो दिन की टाइमिंग जो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अप्रैल में आपके पास दिन का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, नाइट का ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो गर्मी जो है ना वो दिन में जब धूप की शिद्दत होगी तो गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। और ये अच्छी चीज़ भी है। अगर देखें, अगर आपको जब सनशाइन होगा, जब ये होगा, तो आपकी गंदम की फसल जो है वो, किसान तो कहते हैं कि उन दिनों में जो है ना इस तरह की सिचुएशन ना हो, तो वो बेहतर है कि अगर आपको अप्रैल के महीनों में जो अप्रैल में अच्छा सनशाइन मिल जाए तो गंदम की फसल अच्छी तैयार हो जाती है। राइट। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। अभी एक्सप्रेसो में वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। बहुत कुछ अभी भी बाकी है जनाब। टैलेंट से आपकी मुलाकात करवानी है, स्पोर्ट्स पर तबसरा करना है और उसके साथ साथ आपकी फिटनेस का ख्याल भी रखना है, जिस पर आपको टिप्स भी देंगे। लेकिन अभी अपना सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे सामने इस वक्त राका पोशी है, उसकी समिट नज़र आ रही है, फिर मॉन्क सेट नज़र आ रहा है, कैथेड्रल नज़र आ रही है और नॉर्थ वेस्ट रिज, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा
पाथ कहते हैं राका पोशी का, वो इस वक्त मेरे सामने है। बैक साइड पे नगर वैली जो है, नगर खास, और वो नज़र आ रहा है। एक खूबसूरत जगह है, लूप कहते हैं इसको, और ये काडो है, कराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी ये जो फैसिलिटी लूप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी इसलिए बनाई गई है ताकि वो यहाँ पे पीस, काम और ख़ूबसूरत इन्वायरमेंट में अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं और नए आइडियाज़ वो कर सकें। तो मेरे साथ जो है इस वक्त अब्बास अली साहब बैठे हैं, जो कि काडो की CEO हैं, और यहाँ पे जितने भी काडो के काम हैं, ज़बरदस्त किस्म के काम है, और स्पेशली जो शर्मा सेंटर है, जिसमें कि ऐसे लोग जिनको हम डिफरेंटली एबल कहते हैं, वो लोग यहाँ पे उनको मुआशी तौर पर अपने कदमों पे खड़ा किया जाता है। ये बड़ी अनोखी कहानी है। उसकी वजह ये है कि इनका ख्याल रखने के हवाले से तो कोई भी तहजीब आपको कह सकती है कि इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन ये सोच भी अपने अंदर करना कि इनको मुआशी तौर पे अपने कदमों पे खड़ा करना है, ये हुनजा है। मेरे साथ अब्बास अली साहब बैठे हैं। अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। काडो का जो शर्मा सेंटर है, ये तो इसकी तारीख काफ़ी पुरानी है। आई थिंक इट गोज़ बैक टू लाइक 1996। यस प्लीज। तो उसके बाद से ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको हर दफ़ा एक बड़ा एक स्पिरिचुअल एहसास होता है कि कितनी एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी जो है वो यही कर सकती है। इस वक्त शर्मा सेंटर्स में कितने लोग हैं, क्या सिचुएशन है? यू सेड काडो ने ये प्रोजेक्ट 1996 में स्टार्ट किया था, एंड नेक्स्ट ईयर वी विल बी सेलिब्रेटिंग 30th एनिवर्सरी। 30 साल हो जाएंगे। 30 साल हो जाएंगे, और 3 डेकेड्स के ऊपर काडो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसको हम बेसिकली कहते हैं डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। ओके। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारे माशरे के मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, जिनको PWDs कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, लेकिन हम उनको स्पेशली एबल्ड पीपल कहते हैं, उनको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज किया गया है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये जो कम्युनिटी है, इनको एक सेंस ऑफ प्राइड मिले, सेंस ऑफ डिग्निटी मिले, और देन जो नॉर्मल जो सोसाइटी है उसके अंदर इनको इंटीग्रेट किया जाए। इस पर्पज़ के लिए जो एक्टिविटी सेलेक्ट की गई वो शर्मा मेकिंग का है। शर्मा बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल रग हैं, जो कि सेंचुरीज़ के ऊपर हमारे यहाँ पे हुंजा में उसको इस्तेमाल किया जाता था, बट साथ में वो ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट भी हो रहा था। समहाउ अगर आप पूछेंगे यहाँ पे जो हमारे साथ ये जो PWDs काम करते हैं, दे फील प्राउड कि उन्होंने हम हुंजा के एक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया है और उसको उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। इसको दोनों पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कितनी बड़ी स्टोरी है कि एक तरफ तो ये तो इट्स बड़ी स्टोरी है ना कि ऐसे डिफरेंटली एबल लोगों को आपने मुआशी तौर पे, लेकिन एक तरफ वो जो डाइंग, वो जो इंस्टिंक्ट हो गई थी, एक पूरी ट्रेडिशन ख़त्म हो रही थी, उस ट्रेडिशन को दोबारा बहाल किया दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। और ये बताइए कि ये जो लोग होते हैं, इनके बारे में मैंने सुना था, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, मतलब ये आसान काम नहीं होता। यहाँ पे सीधे माशरे के किसी फ़र्द को दुरुस्त करना बहुत मुश्किल काम है। यस, चीज़ है कि जो ऑलरेडी चैलेंज है उस हवाले से, तो उनको इस लेवल पे, और मैंने जब भी आया हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहरा हुआ है यहाँ पे अंदर शर्मा सेंटर में ना, जो जहाँ बैठा हुआ है वो काम कर रहा है, उसी तरह कर रहा है और ऑटो पे लगे हुए हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने के लिए पहले शुरू में मैंने सुना है कि म्यूज़िक से बहुत मदद ली की, वो कैसे? एक्चुअली इस काम का मेन पर्पज़ ये था कि इनको वर्क थेरापी प्रोवाइड की जाए। ठीक है। वर्क थेरापी में बेसिकली होता है कि लोगों को एक काम में इंगेज किया जाता है जो कि वो आसानी से कर सकें। ठीक है। ठीक है। अब उसमें यूजुअली जब ये यहाँ पर आने से पहले यूजुअली जैसे सोसाइटी में होता है, दे वर रनिंग इन द स्ट्रीट्स समवेयर, कोई काम इनके पास सच एक्टिविटी नहीं होता था। तो अभी उनको इंगेज करने के लिए इनिशियली उनको इस काम की तरफ लाने के लिए म्यूज़िक, दे लव म्यूज़िक, दे लव टू डांस। अच्छा, इनके लिए फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए गए और यहाँ पे इनको म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, ये खुद प्ले करते थे म्यूज़िक और खुद डांस भी करते थे। इसके साथ साथ फिर ये भी किया गया कि इनकी सोशियो साइकोलॉजिकल थेरापी भी की गई।
क्योंकि जब ये आते हैं हमारे पास इनिशियली, तो ये क्योंकि जो स्ट्रीट में यूजुअली इस तरह के लोगों को बुली किया जाता है और उनको स्लैंग्स सिखाए जाते हैं, और जो लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के बिहेवियर होता है, वो किसी ग्रुप में बैठ के जिस तरह से ये काम कर रहे, टीम वर्क जिस तरह से हम कहते हैं, वो नहीं कर पाते। अच्छा, इसके लिए हमारे साथ एक बड़े, हमें कहूँगा कि अजीम हस्ती हैं, जो कि 1996 से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 33 डेकेड्स तक। वो इनिशियली उसकी क्वालिफिकेशन भी सोशल वर्क में है, तो वो इनको ट्रेन करते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में मकसदियत पैदा करना, आम आदमी से मुराद एनीबडी सोसाइटी के, मकसदियत पैदा करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। फ़लसफ़े में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल होता है। और जो कि अगर मकसदियत पैदा हो जाए या कोई मीनिंग पैदा हो जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजर सकती है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आपने इन लोगों की ज़िंदगियों में मीनिंग ले आए हैं और मकसदियत ले आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना बड़ा काम जब आप करते हैं तो इसका जो फंडिंग है, मतलब एक तो वो रग्स अगर जो बनाते हैं वो तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते होंगे, कोई ख़ास इनका, और वो शायद मकसद भी क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग है भी नहीं, वो तो इनके लिए वर्क थेरेपी और वो सारा कुछ है। तो ये सारे फंड्स वगैरह किस तरह मैनेज होते हैं? डेफिनेटली इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए हमेशा सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एक इशू है। जिस तरह आपने बताया कि देखा भी कि ये काम को इंगेज करने के लिए ये एक्टिविटी है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। डेफिनेटली। अच्छा, वो जो प्रोडक्शन इनके जो हैंडक्राफ्ट बनाते हैं या शर्मा बनाते हैं, उसकी सेल्स जो भी इनकम होती है दैट्स वेरी मिनिमल। तो जो बाकी कॉस्ट है वो इनिशियली हमारे लिए हमेशा से वो चैलेंज रहा है। अच्छा। तो अभी भी वो चैलेंज है। हम इस पे कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है? हाँ, यस। इसके लिए हम बेसिकली यूजुअली कुछ एक या दो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी वो जो रिमेनिंग डेफिसिट है वो हम डिफरेंट टाइम्स में किसी प्रोजेक्ट से कहीं से मैनेज करके हम पूरा करते रहते हैं। यूजुअली इस तरह के लोग जो होते हैं वो घरों पे भी, अपने फैमिलीज़ पे भी वो अपना आप को डिपेंडेंट समझते हैं, और फैमिलीज़ भी इनका उस तरह से केयर नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इनको स्टाइपेंड देते हैं पर मंथ, और साथ में हम इनको यहाँ पे एक टाइम मील भी देते हैं, एंड देन 2 टाइम्स विंटर एंड समर में इनके ड्रेस भी दे देते हैं। अच्छा, फिर इनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो स्टाइपेंड ये अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको पता है, ये घर में ले जाके दे देते हैं। कमाऊ पूत जिसको कहते हैं ना, वो बन जाते हैं, कमाने वाले उसकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में भी और घर में भी। थैंक यू वेरी मच अब्बास साहब। और नाज़रीन ये देखिए कि ये स्टोरी जो है, इस कहानी को, इसको जब आप इसको देखते हैं, इस कहानी के मुख्तलिफ पहलू देखते हैं, इसकी मुख्तलिफ जहतों से इस कहानी को देखते हैं, तो आपको लगता है जैसे ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहानी है। ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी कहानी है कि इसको हम पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, और ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जो कि एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल माशरा, एक इंतहाई सेंसिटाइज, इंतहाई हसास माशरा जो है, इंतहाई एम्पैथेटिक माशरा ही ये कर सकता है। लेकिन जहाँ पे ये कहानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहानी है सोशल और इस हवाले से, समाजी हवाले से, वहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि ना सिर्फ ये कि इन कहानियों की कॉपीज़ यानी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कहानियाँ हमें मिलें, बल्कि जो ऑलरेडी कहानी चल रही है इसको सस्टेनेबल बनाना है। तो इसको सस्टेनेबल हम किस तरह बना सकते हैं? आप में से जो भी इनफरादी सतह पे कार्डो के साथ कोऑपरेट करना चाहे, आप कोई इदारा हैं जो किस तरह के काम करते हैं वो कोऑपरेट करना चाहें, तो ज़रूर कीजिए। वो इसलिए कीजिए क्योंकि ये इसको यही समझिए कि ये पाकिस्तान की तो अपनी जगह पे हम अपने मुल्क के हवाले से बात करते हैं तो बड़ी कहानी है, ये इंसानियत के हवाले से बहुत बड़ी कहानी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। इस बार PSL मुख्तलिफ अंदाज में शुरू हुई। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मैचेस 6 से 2 शहरों में कराए जा रहे हैं। तमाशाइयों का स्टेडियम्स में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। कभी टीम किट का रंग गेंद पर चढ़ रहा है और कभी कुछ। मुतनाज़े ट्वीट नसीम शाह के गले पड़ गई। PCB की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया।
फास्ट बॉलर को क्रिकेट बोर्ड ने 27 मार्च को शोकॉज नोटिस जारी किया था। उनके जवाब के बाद फिर समाअत मुकम्मल की गई। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की गई जो मुतनाज़ ट्वीट है उस पर वजाहत जारी करते हुए माजरत भी की और कहा कि मुतनाज़ ट्वीट उनके अकाउंट से उनकी मैनेजमेंट टीम की जानिब से की गई थी जो उनके ज़ाती ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तब्दीलियाँ भी कर दी गई हैं ताकि आइंदा ऐसा वाक़या पेश ना आए। लेकिन फिर भी जुर्माना हो गया उनके ऊपर। दूसरी जानिब PSL में फ़खर जमान को मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की क्या सूझी कि ये खबर दुनिया क्रिकेट में आग की तरह फैल गई। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में बॉल टैंपरिंग का मुबैना वाक़या लाहौर कलंदर्स के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। गेंद से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया और PCB के मुताबिक लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज किया गया और फ़खर ने PSL की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी की और PCB के मुताबिक मैच फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगे चार्ज से इनकार भी किया और मैच रेफरी दोबारा समाअत के बाद इस केस का फैसला भी सुनाएंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग जुर्म साबित होने की सूरत में फ़खर जमान और कप्तान शाहिनशाह अफरीदी दोनों के खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन लिया जा सकता है। PSL में आज एक ही मैच खेला जाना है, उसकी भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली जीत के लिए पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सिचुएशन अजीब सी दिखाई दे रही है, मुतनाज़ा होता चला जा रहा है PSL और हम देख रहे हैं कि तनाज़ात में घिरता चला जा रहा है। क्या समझे इसको? हम समझे कि ये जो है किसी भी खेल का हुस्न है या ये कंट्रोवर्सीज जो है नहीं होनी चाहिए? अवैस से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, अवैस से दोबारा रब्ता करते हैं। देखिए ना, वैसे कंट्रोवर्सीज तो हमें हर लीग में दिखाई देती हैं। क्रिकेट देखना चाहते थे, बेसब्री से मैं इंतजार था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के PSL के मैचेस होंगे। 2 नई फ्रेंचाइजेस शामिल हुई हैं, 2 नई टीम्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑनरशिप चेंज हुई है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कंट्रोवर्शियल हो गया ये सारा PSL। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये किसी भी खेल का हुस्न होता है कि उसमें इतना दबाव होता है क्रिकेटर्स पर कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए ऐसी सूरत इख्तियार कर रहे हैं। वैसे स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है ये। हाँ, वैसे हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। वैसे आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि हम तो क्रिकेट देखना चाह रहे थे लेकिन कंट्रोवर्सीज जो है वो आना शुरू हो गई हैं अब। हाँ, देखिए, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की जो 10 साल की हिस्ट्री है उसके अंदर तो ऐसा सच कोई चीज़ ऐसा सच नहीं आपको पता स्पार्क हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है 11वें एडिशन के अंदर कुछ मामलात हैं और अच्छी बात है कि एक बेंच मार्क सेट किया गया है पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, जो कि ट्वीट वाला मामला हो। आई नो इट्स लिटिल बिट थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा 2 करोड़ रुपया हर जाना कुछ ज़्यादा था? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने इसलिए कहा ना कि बस उस चीज़ पे थोड़ा सा है। बाकी जमान अपना फ़खर जमान वाली आप बात करें क्योंकि एविडेंस, अगर फैसला अफरीदी की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, बड़े एक सीजन अंपायर हैं, अपने खुद भी कैरियर के अंदर अच्छे एक पेस फास्ट बॉलर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से इंटरनेशनल नहीं खेल सके, लेकिन जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे थे बॉल को, आप कर सकते 1.5 ओवर से आप वो मॉनिटर कर रहे थे बॉल को, जिस वक्त उन्होंने एक्शन लिया, खास करके जब हम शाहीन और हारिस रऊफ के अगेंस्ट की बात करते हैं, फिर उस पर डटे भी रहे। तो जो मामला इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आई गेस अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होना नहीं चाहिए था। लेकिन एक मैंने कहा ना कि एक बेंच आप सेट करते हो, खास करके यंगस्टर्स के लिए, आने वाले यंगस्टर्स के लिए एक, क्योंकि जब आप एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी चाहे आप मैनेजमेंट की हद में करें चाहे आप ऐसा प्लेयर नुमाइंदगी करें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, खास करके क्रिकेटर्स भी हैं, एक चीज़ तो इनको क्लियर हो चुकी है कि जो सोशल मीडिया, जो इनकी मीडिया मैनेजमेंट टीम है, उसको कम से कम इनके पास एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। अब इस हवाले से आप जो है सोशल मीडिया टीम की बात करें, मैनेजर की बात करें, यही बात अगर हम बारी बारी इन तनाज़ात को एड्रेस करें तो सबसे पहले ये नसीम शाह वाली जो सूरत हाल आई है उसमें नसीम शाह की जानिब से जब बताया गया कि ये उनका काम नहीं था, उनकी मैनेजमेंट टीम का काम था, तो उन पर जुर्माना आपको लगता है कि ठीक था, या ये एक स्टेटमेंट देना था कि ऐसा दोबारा ना कोई खिलाड़ी करे ना उसकी मैनेजमेंट टीम करे? देखिए, डेफिनेटली आप एक स्टेटमेंट भी देना चाहते हो और साथ ही साथ आप जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, चाहे आपके इस वक्त हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स हैं, उनको बताना चाहते हो कि कोई भी अगर कोई गलत स्टेप लिया जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो एक इतना भारी जुर्माना, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ब्रेकडाउन निकाल के देखें तो शायद इतना किसी को भारी जुर्माना हुआ हो। आपने उसका जो
एक लेट्स सी कि pros क्या and cons की सिचुएशन बात करें तो आपको बनती है, क्योंकि वो एक्सक्यूज भी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हुआ फ़खर ज़मान पर जो है 2 मैचेस की पाबंदी का ख़तरा मंडला रहा है, ये किस कदर ख़तरनाक हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए? और दूसरी एक और चीज़ भी हुई है, वो सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर, जिस तरीके से वो होटल रूम में मुलाकात की इजाज़त नहीं थी और वहाँ लोग आ गए, और इसका इल्ज़ाम वैसे सिकंदर रज़ा ने अपने सर पर ले लिया। क्या सिचुएशन बन रही है लाहौर कलंदर्स, क्यों इस वक्त उनका वक्त जो है या उनका सितारा गर्दिश में है? लाहौर में आप लोग बैठे हैं, आप लोग बोलते हैं कि उनका वक्त इस वक्त सितारा गर्दिश में, लेकिन जिस दिन उस दिन मैच के अंदर भी जब शाहिनशाह अफरीदी ने आखिर में आके आई गेस कहा कि डज नॉट मैटर, पता नहीं कुछ कहा था बड़ी जल्दी के अंदर, तो मैंने कहा भाई मुझे लगता है इस दफा मैच हारने वाले हैं, क्योंकि वो जो एक होता है ना कि आपका गरूर कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। कराची ने जिस तरीके से आउट क्लास इनको किया है, लेकिन आप ये जो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट एक होटल में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एंटी करप्शन यूनिट के बंदे नीचे बैठे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं। इस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी टीम मैनेजर की होती है, क्योंकि किसी भी प्लेयर ने अगर अपने रिलेटिव से मिलना है तो वो अपने टीम मैनेजर को ईमेल या व्हाट्सएप पे रिटर्न देता है कि यार हमने मेरा कोई फैमिली मेंबर आ रहा है तो मैंने उससे मुलाकात करनी है, और वो आगे इंटीमेट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को, और एंटी करप्शन यूनिट आगे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इंटीमेट करता है ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और आगे फिर मैंने क्योंकि उस वक्त सुन भी रहा था, अगर आप जिम्बाब्वेन प्लेयर की बात करें तो वो कह रहे थे सिकंदर रजा की जी मुझे तो नहीं पता था कि इतनी सख्ती होती है, मुझसे ज्यादा लीग टीम्स में वो चाहते हैं खेलने के लिए, उनको पता होना चाहिए कि यही प्रोटोकॉल पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होता है। इसका ब्रीच का कल 1 मिलियन का उन्होंने कहीं अनाउंस भी किया था शाहिनशाह अफरीदी को फाइन, तो मैंने कहा ना कि अच्छी बात है कि आप एक स्टेटमेंट जो उनसे यहाँ पर सेट कर रहे हैं। और फखर जमान की जो आपने बात की, वैसे फखर जमान को नॉर्मली आप देखें, जितना मैंने भी उनके साथ टाइम गुजारा है, कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मामला होगा, क्योंकि वो लड़का बाहर भी आपको पता है पाकिस्तान टीम से रहा है, कोई स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी हुई, बहुत से उसके साथ मामला होते रहे हैं, बड़ा कूल एंड काम लड़का है। लेकिन जो इस सिचुएशन सारी हुई है, क्योंकि इसमें 3 प्लेयर्स का पहले नाम आ रहा था, शाहीन का, फखर जमान का और सिकंदर रजा का। अब देखने वाली बात है कि जो आखिरी अपील है उसके अंदर क्या फैसला होता है, लेकिन जो मुझे अभी तक अपडेट है कि शायद 2 मैचेस के लिए इनको बैन जरूर किया जाएगा। और अगर ये 2 मैचेस के लिए बैन होते हैं, लाहौर कलंदर को आपको पता है मुश्किलात होंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर आपका नेट रन रेट बड़ा डिपेंड करता है। आप एक मैच हार चुके हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइड, लेकिन आपको कंसिस्टेंटी रखनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि फखर जमान का केस अब किस तरीके से हैंडल करवाया जाता है लाहौर से। तो आज जो मैच होने वाला है, आपको कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत पाएगी ये मैच? देखिए टफ कॉल जरूर है। इस्लामाबाद भी आपको पता है काफी डिस्टर्ब स्क्वाड है, क्योंकि जितने उनके जो प्लेयर्स थे जो विनिंग कॉम्बिनेशन वाले होते थे उनको रिलीज कर दिया गया है। एंड्री गॉस की बात करें, शादाब खान की बात करूं या फहीम अशरफ, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस्लामाबाद के, हैदर अली, ये 4 लड़के हैं जो इस्लामाबाद के साथ कंटिन्यू करें। वैरस जो एक विनिंग स्क्वाड होता था वो ज्यादातर आपको पता है रिलीज हो चुका हुआ है। इनकी बैटिंग की आप बात करें, एज सच एक स्ट्रॉन्ग डेप्थ आपको नजर नहीं आती। शादाब खान लीड फ्रॉम द फ्रंट इन द बॉलिंग यूनिट, वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए। तो बहुत सी चीजें इस वक्त इस्लामाबाद के अगेंस्ट जा रही हैं, और टूर्नामेंट अभी खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट नेट रन रेट वाला मामला आता है। कोई भी टीम होगी उसके ज़हन में होगा कि हमने नेट रन रेट को कैसे संभाल के रखना है इस टूर्नामेंट में। वैरस अगर आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट की सूरत हाल की बात करें, इस्लामाबाद क्योंकि वन ऑफ द चैंपियंस टीम रही है, आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, उनका डग आउट हो चाहे प्लेइंग 11 हो, एज सच को स्क्वाड आपको नजर नहीं आता जो कि पीएसएल के अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन लेके आए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनका भी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आता है। तो ये 3 टीमें जिनको स्टिल मैं कहता हूं अपने काम करने की स्क्वाड पे जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अवैस बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसएल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी, और देख रहे हैं हम तनाज़ात का तो शिकार हो रहा है, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि उनकी मैनेजमेंट कितनी प्रोएक्टिव है इस वक्त, कि किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दे रही, हर चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, मुकम्मल तौर से देखा जा रहा है, कहीं बॉल टेम्परिंग ना हो, कोई खिलाफ वर्जी ना करे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस सूरत हाल में दिखाई ये दे रहा है कि काफ़ी मुतहरिक है पीसीबी की जो इंतज़ामिया है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बासलाहियत और सुरीली आवाज़ से जो क्लासिकल म्यूज़िक की दुनिया में अपनी मेहनत, लगन और गैर मामूली सलाहियतों के बाइस तेज़ी से अपनी पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं AR नासिर, एक क्लासिकली ट्रेंड सिंगर और वोकलिस्ट जिन्होंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कम्पटिशन्स में अपनी आवाज़ का जादू जगा रखा है। उनकी आवाज़ में क्लासिकल मौसीकी की गहराई भी है और जदीद अंदाज की कशिश भी, जो सुनने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। मज़ीद उनके म्यूज़िक के सफ़र, जदोजहद
बहुत और कामयाबियों की दिलचस्प जो कहानी है वो उन्हीं से जानते हैं। नासिर, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कमेंट और एंड कॉम्प्लीमेंट यू कि यू लुक मोर लाइक एन एंकर देन अ सिंगर। तो डू यू लाइक फॉर्मल ड्रेसिंग इसी तरह से? या ऐसे ही है, मैं समझता हूँ कि फॉर्मल ड्रेस जो है वो मैं पसंद भी करता हूँ और इवॉल्व भी कर रहा है आजकल बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड्स में, तो उस वजह से मैं थोड़ा ये पसंद करता We have seen singers in the past as well जो फॉर्मल ऐसा ही ड्रेसिंग को है। पसंद करते हैं। एंड AR नासिर, जी। AR रहमान से इंस्पायर्ड तो नहीं? हूँ। बस अब्दुर्रहमान मेरा नाम था, लेकिन जब उनकी मैंने म्यूज़िकल जर्नी देखी और माशाल्लाह उनका जो म्यूज़िक कंपोजिशन है उनसे मैं इंस्पायर भी हुआ, तो साथ साथ मैंने AR नासिर नाम वैसे भी रखना ही था, लेकिन एक वो भी वजह बनी गई, इंस्पायर भी हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्लासिकल मौसीकी का जो शौक है बेसिकली, ये आपको कब से पैदा हुआ? कब आपने रियलाइज़ किया कि आप ये कर सकते, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ है और इसकी तरफ बहुत कम अब हमारी जो नई जनरेशन है वो सुनने में ज़रूर है, लेकिन जो सिंगर्स हैं वो कम है क्लासिकल इसमें। आपने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली? जी जी बिल्कुल, बहुत यंग एज से 1-2 क्लास में था। अच्छा। तो तब से ही मैं समझता हूँ मैं सुनना शुरू हो गया मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को। तो उनकी जो अदायगी थी, जो खलूस था और जो एहसासात थे उस मौसीकी में, मैं समझता हूँ वो आजकल की मौसीकी में वो चीज़ नहीं है जो आज से, जो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में जो म्यूज़िक इवॉल्व किया था, असल वो क्लासिकल म्यूज़िक तो ठहराव है ही नहीं उसमें, ठहराव आज कोई स्टिलनेस है ही नहीं। ऐसे ही है। तो आप जो नई पौध है उससे एसोसिएट कम करते हैं या उनको भी इसी राह पर लगाने के लिए कोशिश है? ऐसी बात है कि एक वर्सेटैलिटी का एलिमेंट तो होना चाहिए, लेकिन ये है कि साथ साथ मैं प्रमोट करता हूँ पुराने म्यूज़िक को, क्योंकि वो हमारी बेसिस हैं। आजकल का भी जो म्यूज़िक है दैट्स नॉट बैड, दैट्स वेरी गुड एट इट्स प्लेस, लेकिन उसकी जो बेसिस हैं वो क्लासिकल ही हैं। बिल्कुल। चलें बातें हम ज़रा कम करते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे नाजरीन को कुछ सुनाएं। जी, मेहदी हसन साहब की गज़ल सुनाना चाहूँगा, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। प्लीज़। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में बेहतरीन बेहतरीन नासिर, बहुत खूब, बहुत थैंक यू वेरी मच। तो कहीं से लौ लगी, कोई खुशबू ऐसी सूंघी जिसके बाद यहाँ इस जानिब रागिब हुए, किसी को सुनाना था कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जो मेरा बेसिक ताल्लुक़ था वो सियालकोट से था, और वो तो फ़नकारों की मैं समझता हूँ ज़मीन है। गुलाम अली साहब भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल की इवॉल्विंग सिंगर बिलाल सईद, फलक शबीर भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ से फिर मैं समझता हूँ एक इन्फ्लुएंस था और उसको लेके चला। ज़बरदस्त। अच्छा बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, और अभी तक कितने कंपटीशंस मज़ीद ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट कर चुके हैं? अभी तक ऑल पाकिस्तान के मैं अगर मुकाबला-जात की बात करूं तो 4 मुकाबला-जात हैं, उन सब में मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन मैंने ली थी। लाहौर में भी कुछ हुए और एक कराची में भी था। तो माहौल ऐसा था कि जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने देखा कि 30-40 रिनाउड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लड़के लड़कियां थे। मुश्किल था, लेकिन ये है कि बस ये चीज़ ज़हन में रखी कि
अगर मेहनत होगी तो उसका सिला ज़रूर मिलेगा। अच्छा नासिर, कितना अहमियत आप देते हैं इस तरह के मुकाबलों को आजकल के दौर में, जहां पर हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिस पर एक कोई हिट हो गया तो आप बिल्कुल यानी ओवरनाइट एक स्टार बन जाते हैं, ऐसे तो कितनी अहमियत है इन मुकाबलों की? देखें अहमियत उस तरह से हम देखें, अगर तो आप कहते हैं कि प्लेटफॉर्म वाइज, तो मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो उसने रिप्लेस कर लिया उस चीज़ को, क्योंकि बैक एट 20 years बैक 10 years बैक तो प्लेटफॉर्म्स ही मेन चीज़ थी, लेकिन अब सोशल मीडिया ने उस जगह में, तो मैं सोशल मीडिया को क्रेडिट देता हूँ, बट आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार मैंने इस पूरे शहर के जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ, इसका मतलब है कि मेरे में पोटेंशियल तो है, अब बस मैंने पोर्ट्रे करना है अपने आप को। ये तो है ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आप सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं, आपकी वहाँ भी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग चल रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया और सुबह सुबह आपने इतने पक्के सुर लगाए जो हमसे सुबह सुबह बोला नहीं जा रहा होता। हम आपके थैंकफुल हैं कि आप यहाँ आए। हम नाज़रीन आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात अब हमारी होगी कल, ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते अभी हम बहुत जल्द कर रहे हैं। अच्छा। हम ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि नासिर आप कुछ सुना दीजिए प्लीज। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि आपकी हेल्थ एंड फिटनेस का हमें बड़ा ख्याल रहता है, और इससे कबल पोस्ट ईद वर्कआउट हमें फैसल ने सिखाए थे और बताए थे, टिप्स दी थी कि कैसे वापस ट्रैक पर आना है हमने, क्योंकि हम रमज़ान और ईद के बाद काफ़ी पीछे चले गए थे इसके अंदर। लेकिन अब देखते हैं कि आज हमें क्या क्या टिप्स दे रहे हैं और कौन कौन सा वर्कआउट वो हमें सिखा रहे हैं। ओवर टू यू फैसल। थैंक यू वेरी मच जी। तो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं वो दो मूवमेंट जो हम अपने वर्कआउट में करते हैं। तो सबसे पहले है कंपाउंड मूवमेंट और सेकंड वन इज आइसोलेटेड मूवमेंट। तो कंपाउंड मूवमेंट वो एक्सरसाइज, वो मूवमेंट जिसमें एक से ज्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं या मल्टीपल जॉइंट जिसमें यूज होते हैं, वो हमारी है कंपाउंड मूवमेंट। आइसोलेटेड मूवमेंट जिसमें टारगेट और फोकस एक ही मसल रहता है, वो हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट है। कुछ मूवमेंट्स आपको करके भी दिखाते हैं, कंपाउंड भी और आइसोलेटेड भी, और साथ ये भी बताएंगे आपको कि जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो कंपैरेटिवली आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं और स्ट्रेंथ भी ज्यादा बिल्ड होती है, क्योंकि आपके एक एक्सरसाइज में ग्रुप ऑफ मसल आपके इन्वॉल्व हैं। और जो आइसोलेटेड है, अगर आपको मसल मैस गेन करना है तो फिर आप आइसोलेटेड जो मूवमेंट है वो भी करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको करके दिखाते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स में 1, यह है हमारी ड्राइंग, 2, 3। अब देखिए, जब आप इसको पुल करेंगे तो हमारा बाइसेप, एल्बो और बैक, तो मल्टीपल जो हमारे मसल हैं वो इन्वॉल्व हैं एक ही एक्सरसाइज में। तो ये है हमारी कंपाउंड मूवमेंट, 1, 2। फिर हमारी सेकंड मूव, 1। अब एक ही मूव में हमारे मल्टीपल मसल इन्वॉल्व है, मल्टीपल ज्वाइंट इसमें यूज हो रहे हैं, ये हमारी है कंपाउंड मूवमेंट, 3। फिर हमारी डेडलिफ्ट, 1, 2, 3। क्योंकि इसमें हमारे लेग्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और ग्लूट्स के मसल इन्वॉल्व हैं एक ही मूव में, और ये है हमारी कंपाउंड मूवमेंट। सेकेंड वन है हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट, 1,
एल्बो जॉइंट मूव कर रहा है और हमारा जो टारगेट है, फोकस है, वो बाइसेप के ऊपर है, एक ही मसल के ऊपर। तो ये हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट है। 2 3 4। नेक्स्ट, ये भी हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट है। 2 3। इसमें भी एक ही ज्वाइंट मूव कर रहा है और टारगेट मसल भी शोल्डर है, तो ये भी हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट है। थर्ड हमारी ये वाली भी शोल्डर 2 3 4, ये भी हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट है। इसके अलावा बेंच प्रेस भी कंपाउंड मूवमेंट है। जब आप लेग एक्सटेंशन करते हैं मशीन के ऊपर, वो हमारी आइसोलेटेड मूवमेंट है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने करके दिखाया आपको कंपाउंड और आइसोलेटेड मूवमेंट। तो उम्मीद है आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। फैसल, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मुख्तसर लेकिन जामे, और जो टेक अवे है वो ये है कि अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप लीन होंगे। फिट रहना चाहते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें, और आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस आपको तब करनी चाहिए जब आप मसल मास गेन करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।